अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके पैरामेडिकल और आईटीआई और पॉलिटेक्निक की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस का पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ भी दिया जाएगा। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है डायनेमो। जी हाँ दोस्तों, डायनेमो क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा संचित करने का यंत्र है या विद्युत चुंबक है? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूछा जा चुका है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, डायनेमो क्या है? तो ये ऊर्जा का परिवर्तक है, यानी कन्वर्टर ऑफ एनर्जी है। क्या है बच्चों? कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। कैसे? तो ध्यान से स्क्रीन पे देखना है बच्चों। एक चीज बताइए, यहाँ पे ये जो डायनेमो है क्या है? एक तरह का यंत्र होता है, एक उपकरण है, एक डिवाइस है, ठीक है। अब ये क्या करता है बच्चों, है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है बताइए तो? डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है किस एनर्जी में? तो विद्युत एनर्जी में, है ना, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो डायनेमो का यूज देखिए आमतौर पर पहले होता था, तो ये क्या करता था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता था। समझ में आया? तो एक तरह का क्या है ये डायनेमो? क्या है? कन्वर्टर ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का परिवर्तक है। समझ में आ रहा है ना? देखिए बात आई है ऊर्जा, तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बच्चों एक कैलोरी जो है ये कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए ऊर्जा का SI मात्रक ये क्या है बच्चों? SI यूनिट जो है जूल होता है, लेकिन CGS में इसका मात्रक क्या होगा? CGS प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक CGS प्रणाली में क्या होगा? तो अर्ग होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम। देखिए फ्लेमिंग ने बाएं हस्त का नियम भी दिया था, दाएं हस्त का नियम भी दिया था। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा, मध्यमा जो है ये डैश की दिशा को दर्शाती है। जल्दी से बताइए, मध्यमा जो है किसकी दिशा को दर्शाती है? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा या यांत्रिक बल? जल्दी से बताएंगे, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा जो है ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। कैसे? आइए इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, फिगर के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट, यही है फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम, ठीक है। फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम, देखिए अब ध्यान से समझना है, ये फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम है, ठीक है। तो इस नियम में फ्लेमिंग जी ने क्या क्या चीज़ों को दर्शाया है? तो देखिए इस नियम में इन्होंने अंगूठा जो है, अंगूठा से इन्होंने गति को दर्शाया है, यानी चालक की गति की दिशा को, है ना, चालक की गति की दिशा को बताया है, चालक की गति की दिशा को दर्शाया है, चालक की गति की दिशा को। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा, अंगूठा क्या दर्शाएगा? तो ये चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक इसके बाद ये जो आप तर्जनी देख रहे हो, है ना, तर्जनी, इसको क्या बोलेंगे? ये जो होती है ना अंगूठा के बाद वाली जो उंगली होती है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको तर्जनी कहते हैं, ठीक है, तर्जनी उंगली। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगी। और फिर इसके बाद ये जो मध्यमा है ना, जो मध्यमा देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो ये मध्यमा का काम क्या होता है बताइए? तो मध्यमा जो है ये प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी, है ना, यानी ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है।
करंट देख भी सकते हो, ये आप लिखा भी हुआ है। तो ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो याद रखना है, फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा जो है ये चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा, और ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, है ना। यहाँ पे लिख भी लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और फिर इसके बाद जो है ये मध्यमा देख रहे हो, ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है ना? एक बार जल्दी से मैसेज कर दीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। सभी स्टूडेंट बोलेंगे एक बार, आप लोग को समझ में आ गया है बच्चों? जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए। आप लोग मैसेज करते हो, बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ऑप्शन है हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच म्यू प्लस वर्क डन। दूसरा ऑप्शन है हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस वर्क डन। तीसरा ऑप्शन है हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच डब्ल्यू माइनस म्यू। और चौथा ऑप्शन है हाफ वी स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस वर्क डन। तो बच्चों जो राइट इक्वेशन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर में एच म्यू माइनस वर्क डन। ठीक है, यही जो है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का इक्वेशन है, आपको याद रखना है। अब बच्चों आइंस्टाइन जी के द्वारा एक और इक्वेशन दिया गया था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, E बराबर एम सी स्क्वायर। सुने हो ना, E बराबर एम सी स्क्वायर, यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है। ये कौन सा है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है, यानी E बराबर एम सी स्क्वायर। तो अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि देखिए E से तो एनर्जी हो जाता है, M से मास हो जाता है, ये C क्या है बच्चों, कोई बता सकता है? यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन में ये जो आइंस्टाइन जी के द्वारा दिया गया था ये भी इक्वेशन, ठीक है, इसमें जो E है एनर्जी है, M क्या है? मास है, C क्या है बच्चों? पूछ लेता है C क्या है, तो C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने बहुत पहले ही बता रखा है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है, M क्या है? मास है, और E क्या है बच्चों? एनर्जी है। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति होती है, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 मीटर इज, यानी फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे। फ्रीक्वेंसी देखिए, चलिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, 100 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 10 के पावर 6 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 10 हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है 10 के पावर 3 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, कितनी आवृत्ति होती है, आवृत्ति पूछा है, यानी एन पूछा है। ठीक है आपसे, और यहाँ पे 300 मीटर तरंग दैर्ध्य, यानी वेवलेंथ कितना दे दिया गया है बताइए। तो वेवलेंथ, जिसको हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, कितना दे दिया गया है? 300 मीटर दे दिया गया है, और इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा कितना दे दिया है? 300 मीटर आपको दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, एक समीकरण है, एक सूत्र है, C बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी गुने में लेमडा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यही पूछा है ना। यानी यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति कितनी होगी। देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति कितनी होगी, यानी एन पूछा है, लेमडा दिया है, और उसके बाद ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखिए, इसमें C क्या है? C जो है स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, है ना, यानी हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, उसका एक वैल्यू होता है। N क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है, लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पे निकालना क्या है? N निकालना है। तो N बराबर क्या लिख सकते हो? N बराबर C अपॉन लेमडा लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो। C कितना है? तो देखिए C कितना होता है, यानी आपको याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है बताइए। तो प्रकाश की चाल जो है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और अपॉन में लेमडा कितना है? 300 मीटर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए अच्छे से। तो अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का 3 लिख दीजिए इंटू में, अब ये 10⁸ है तो इसको मैं तोड़कर लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं 2 जीरो कर देता हूँ और फिर गुने में 10⁶ लिख दूँगा, क्योंकि मुझे पता है
कि नीचे 300 है, इसीलिए मैं 300 से 300 काट दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n, तो n बराबर जो है 10 के पावर 6 हर्ट्ज आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से मैसेज कीजिएगा। आप लोग समझ में आ गया है ना? आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन दूं सेम इसी टाइप का, उस क्वेश्चन को बना के आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूं, लिखता हूं, थोड़ा बनाइएगा, ठीक है। लिखिए तो द फ्रीक्वेंसी, लिखना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स करस्पॉन्डिंग, the frequency of radio waves corresponding to wavelength of 200 मीटर इज। तो इसमें भी जो है आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये निकालना है। यानी देखिए बनाइए तो जल्दी से, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आवृत्ति निकालना है ना, रेडियो तरंग का आवृत्ति निकालना है, जबकि यहाँ पे आपको ये 20 मीटर क्या दे रखा है, ये तरंग दैर्घ्य दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, देखिए आपको क्या निकालना है मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ आपको बच्चों क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी n निकालना है। और आपको देखिए लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। और आपको c का वैल्यू तो पता ही है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो बना दीजिए जल्दी से। तो आप लोग जानते हो एक इक्वेशन है, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, क्या होता है, c बराबर n गुने लेमडा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर में, हवा में प्रकाश की चाल है, n क्या है यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, और लेमडा तरंग दैर्घ्य। बना दीजिए और जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा। वेरी गुड, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, अभी ही बता दीजिए, अभी बता दीजिए, मैं देख रहा हूँ, जल्दी से बिल्कुल फास्ट। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यार। हाँ जी बिल्कुल फास्ट। तो चलिए काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बना के आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जिस भी बच्चे का आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कोशिश हर एक स्टूडेंट करेंगे, जिनका सही होगा उनको भाई लाइक का सिंबल मिलेगा, जिनका गलत होगा उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई है, जल्दी से बताइएगा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है, जूल, अर्ग, कैलोरी, एम्पियर। अभी मैंने बताया था ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए पूछा अभी जा चुका आप लोगों से प्रश्न है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जी हाँ दोस्तों, जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अर्ग भी है, लेकिन अर्ग जो है ये सीजीएस प्रणाली का यूनिट है, ठीक है, सीजीएस प्रणाली का यूनिट होता है। यानी अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या होता है, तो अर्ग होता है। कैलोरी भी है, ठीक है, कैलोरी भी यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, केवल इकाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जूल जो है ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट पूछेगा तो जूल हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में इकाई पूछेगा, सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या होता है, जूल। सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या होगा ऊर्जा का, तो अर्ग हो जाएगा। और केवल इकाई की बात करें, ऊर्जा का इकाई है ना, ऊर्जा का इकाई क्या होगा, कैलोरी भी होता है, ठीक है। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है, विद्युत धारा का, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई ऊनिट समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए एसआई यूनिट की बात कहेगा तो ये जूल हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का एसआई इकाई तो जूल हो जाएगा। और ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या होगा, तो अर्ग हो जाएगा। और ऊर्जा का इकाई क्या होगा, तो कैलोरी हो जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए माय डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है। डाइसैक्राइड यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए डाइसैक्राइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लैक्टोज। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। यहाँ पे डाइसैक्राइड नहीं है, कौन सा नहीं होगा, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ग्लैक्टोज जो है ये मोनोसैक्राइड है। क्या है बच्चों,
याद रखना है ये मोनोसैक्राइड है ना। बाकी के ये जो 3 ऑप्शन हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी क्या है, डाइसैक्राइड हैं। आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। काफ़ी क्वेश्चंस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है FeCl3 का जलीय विलयन होता है किस नेचर का होगा? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय? जल्दी से बताइएगा। FeCl3 का जलीय विलयन होता है किस नेचर का होगा? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी अम्लीय, देन आपका आंसर सही है। तो ध्यान देना है यहाँ पे FeCl3 जो है हमारा, है ना, FeCl3 जो है हमारा, जब इसका जल अपघटन होगा, है ना, जब इसका रिएक्शन जल के साथ होगा तो ये किस चीज़ का निर्माण करेगा? ये FeOH3 प्लस में HCl का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो HCl है ना बच्चों, HCl है, ये क्या है? प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये प्रबल अम्ल है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना, इसीलिए FeCl3 का जो जलीय विलयन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी FeCl3 का जब जल अपघटन होगा, यानी H2O के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा? FeOH का थ्राइस प्लस में HCl। ठीक है, इसका निर्माण हो जाएगा। तो HCl क्या है? यहाँ पे प्रबल अम्ल है। HCl जो है ये हमारा प्रबल अम्ल है, इसीलिए FeCl3 का जलीय विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है H3PO4 अम्ल की क्षारकता है, यानी H3PO4 इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, यानी इसकी क्षारकता बतानी है। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी? जल्दी से बताइएगा H3PO4 अम्ल की क्षारकता क्या होगी? तो देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि भाई कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है। यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है, कोई भी अम्ल जो है क्षार क्यों होता है? तो आप लोग जानते होंगे OH माइनस आयन की वजह से होता है कि नहीं होता है? OH माइनस आयन की वजह से कोई भी अम्ल जो है क्षार होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे H3PO4 की हम लोग संरचना करेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, H3PO4 का जो है हम लोग स्ट्रक्चर यानी संरचना करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी फास्फोरस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी इसकी संरचना हो जाएगा किसका? देखिए H3PO4 जो है ना, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है ना। H3PO4 जो है क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है और इसकी संरचना जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है बच्चों? OH माइनस आयन की वजह से। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि OH माइनस आयन कितने हैं। तो देखिए, तो 1 ये हो गया, 2 और ये 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस अम्ल की क्षारकता क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए OH माइनस आयन आपको काउंट करना है। तो ये देखिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया ना? तो अब यहाँ पे 3 OH लगा हुआ है तो कितनी क्षारकता हो गई? कितनी बेसिसिटी हो गई? 3 हो गई। यानी कितने OH माइनस ये दे सकता है, यही एक तरह से पूछा गया है। यानी H3PO4 जिसको ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, ये कितना OH माइनस आयन दे सकता है? तो 1, 2, 3। तो इसीलिए इस अम्ल की क्षारकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो है उदासीन होता है? N2O5 हो जाएगा या N2O4 हो जाएगा, N2O3 हो जाएगा या N2O हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस लाजवाब प्रश्न का उत्तर। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी N2O, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है N2O यानी जिसको डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड। यह एक उदासीन ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइडी विलियन है। कोलाइडी विलियन बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोलाइडली सॉल्यूशन, रक्त, धुआं, दूध या ये सभी। तो बच्चों याद रखिएगा, पहले आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा एक कोलाइडी विलियन है। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी, देन आपका आंसर सही है। तो ये सभी जितने भी हैं, रक्त, धुआं, दूध, गंदा पानी भी हो गया इसके साथ, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है कोलाइडी विलियन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन है। दूध प्रोटीन जो है ये कैसा होता है, रेनिन, ग्लैक्टोज, केसिन या प्रोसीन। जल्दी से बताइएगा, दूध प्रोटीन है, रेनिन है, ग्लैक्टोज है, केसिन है या प्रोसीन है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी केसिन, ठीक है। तो यहाँ पे दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन के कारण ही होता है, ये भी याद रखना है। और दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नाम के एंजाइम की ज़रूरत होती है। रेनिन क्या है बच्चों, एंजाइम है ये, ठीक है, एंजाइम है, याद रखना है, ठीक है बच्चों, एंजाइम। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे लिख दीजिए, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो दूध प्रोटीन कौन सा हो जाएगा, केसिन हो जाएगा, इसी के कारण जो है दूध का सफ़ेद रंग भी होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे प्रोटीन की बात आई है ना, तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण, है ना, कौन सी बीमारी होती है, तो मरासमस होती है, ठीक है, मरासमस आपको याद रखना है, मरासमस, ये जो है प्रोटीन की कमी से, या फिर क्वासी योरकर भी है, क्या है, क्वासी योरकर, ठीक है, ये दो ऐसी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी के कारण होती है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, अच्छा, दूध की शुद्धता को मेज़र करना हो तो उसके लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता मापनी हो तो उसके लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, मानव में कितनी कशेरुकाएँ होती है। जल्दी से बताइएगा, मानव में कशेरुकाएँ जो हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 31, 32, 33, 34। जल्दी से बताइए, बिल्कुल फास्ट। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछे जा चुके हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है 33, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, मनुष्य के कशेरुक स्तंभ में कुल जो है 33 कशेरुक पाए जाते हैं। कितना, कुल 33 कशेरुक पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ जाता है, कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कहाँ संग्रहित की जाती है। जल्दी बताइए, कोशिकीय श्वसन जो होता है उसके दौरान जो भी एनर्जी उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे कहाँ बच्चों स्टोर किया जाता है, कहाँ संग्रहित किया जाता है, बताइएगा। हाँ जी, जल्दी से बताना है, कहाँ स्टोर किया जाता है, केंद्रक में, एटीपी में, जीव द्रव्य में या साइटोप्लाज्मा में। जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी एटीपी, देन आपका आंसर सही है। तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, कोशिकीय श्वसन के दौरान जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहाँ स्टोर करके रखते हैं, एटीपी में। देखिए बात आई है यहाँ पे केंद्रक की, तो भाई केंद्रक, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, किसने की थी, याद रखना है बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन जी ने केंद्रक की खोज की थी। और ये कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। बात करेंगे जीव द्रव्य के बारे में, तो भाई इसकी खोज किसने की थी, तो कुरकिंजे ने, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, कुरकिंजे ने की थी। और यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और इसे हम लोग जीवन का आधार भी कहते हैं बच्चों। इसे जीव द्रव्य को, इसको जीवन का आधार भी
इसको कहा जाता है। ठीक है, सभी जैविक क्रियाएं जो है इसी द्रव के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है। वायुमंडल की O2 बनी होती है, यानी वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से बनी होती है? सूक्ष्म जीव क्रियाओं से, जल अपघटन से, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, या जीवों के उपापचयी क्रियाओं से? जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। वायुमंडल की जो O2 है ये बनी होती है, किससे बनी होती है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल की जो O2 है ये बनी होती है। चलिए आप लोग को बताना है हमारे वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट है? बिल्कुल फास्ट बताना है। तो जल्दी से बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है कितने परसेंट है बच्चों? तो वेरी गुड, 21% है ना। और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है हमारे वायुमंडल में जो पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने परसेंट है, कोई बता सकता है? नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है प्यारे बच्चों? तो ये है 78%। ठीक है, तो 78% जो है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का भी बता दीजिए, CO2 का। CO2 जो है ये कितना परसेंट पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में? तो ये भी याद रखना है। हाँ जी, तो ये 0.03% पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। आर्थ्रोपोडा का जंतु कौन सा है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु कौन सा है इनमें से? जोंक है, नेरिस है, दीमक है, या ऑक्टोपस है? जल्दी से बताना है, बेहद इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, बताइए क्या होगा? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी दीमक, देन आपका आंसर सही है। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है दीमक। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे जोक और नेरिस। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे बच्चों जोक और नेरिस की। तो ये एनेलिडा संघ के जंतु होते हैं, है ना, ये एनेलिडा संघ के जंतु हो जाएंगे, आपको याद रखना है। ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस ये जो है ये मोलस्का संघ का जंतु है। ठीक है, मोलस्का मोलस्का संघ का जंतु है ये। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा का जो जंतु है ये तो दीमक होता है। और ये भी याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा जो है ना प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। प्रश्न ऐसे पूछता है, याद रखिएगा, एक प्रश्न बन जाता है कि भाई प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है ऑर्थोपोडा होता है। चलिए एक प्रश्न मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगा, आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। एक प्रश्न पूछा गया था बच्चों, किनका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है? प्रश्न है, किनका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है? कैल्शियम के कवच से ढका होता है। किनका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ होता है? तो इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा। किनका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है? देखिए ऑप्शन है मोलस्का, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको यहाँ पे एनेलिडा। चलिए 3 ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि आज की क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।